इमरजेंसी डिक्लेयर होने से पहले एक दिन ये सब लोग लीडर्स ऑपोजिशन वाले बैठे थे, तो वहाँ पर उस दिन रात को डिसाइड हुआ था कि सत्याग्रह मूवमेंट शुरू होगी। और उसी रात ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। अरुण जी को तो पता नहीं था कि इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। रात को ही आपको बताया कि कैबिनेट मीटिंग कॉल करी घर पे ही इंदिरा जी ने। तो ये जब घर पे आके सो रहे थे अपना आराम से, रात को दरवाजे पे खटखटाहट हुई तो इनके पिताजी उठे। उन्होंने देखा दरवाजे पे पुलिस है। वो अरुण जी को ढूंढ रही थी क्योंकि जो लोगों से एप्रीहेंशन थी कि ये सत्याग्रह मूवमेंट शुरू करेंगे वो उनको अरेस्ट करना चाहते थे। महाराज किशन जी ने जोर जोर से बोल करके उनको कन्फ्रंट किया कि वारंट दिखाओ कैसे है। ऑब्जेक्टिव वाज कि अरुण कोर्टयार्ड में सो रहे हैं, उनकी नींद खुल जाए, उनको पता लग जाए कि क्या है, एंड देन ही कुड एस्केप। अरुण जी एस्केप फ्रॉम द रियर डोर और वो जाकर के अपने एक मित्र के यहाँ सोए रात को। स्कूटर पे अपने एक मित्र के साथ जाकर के जितने भी दूसरे के ऑफिस बेरर थे, जो सपोर्टर थे, उनको इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि मैं एक रैली करूंगा विद इन यूनिवर्सिटी के अंदर। उन्होंने रैली की। जब रैली कर रहे थे तो पुलिस अराइव्ड इन बिग नंबर। ही देन डिसाइडेड टू एस्केप बट ही कुड नॉट। एवरीबडी हु वांटेड टू इवेड अरेस्ट वाज ओनली बिकॉज दे वांटेड टू कंटिन्यू द सत्याग्रह मूवमेंट, बट ही कुड नॉट. He had to then surrender and he was arrested. Welcome, Namaskar to another podcast recording, and I'm glad to be joined by, yet again, Suman ji, and it surprises me कितनी जल्दी ये टर्न अराउंड कर रहे हैं। पिछली पुस्तक के बारे में भी कॉन्वर्सेशन हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट बुक थी उसके बारे में हमारी इतनी पेंडिंग कॉन्वर्सेशंस रह रही थी। and you're back with another one. congratulations. This is the life and legacy of late Shri Arun Jaitley ji. A massive book. I mean, but remarkably, it reads very well. In fact, जैसे मैं आपको रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले बता रहा था ना, there are so many stories and you've connected so many dots, brought in so many characters कि it just makes the entire read very, very interesting. How did this book happen? Let's begin with that. So first of all, thank you Arjun for having me. It's always a pleasure to talk to you. ये किताब होनी ही थी। उसकी दो वजहें थी और हैं कि मुझे लगता था कि 2019 में जब अरुण जी गए, 2024 हो गई, 5 साल, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतनी लेगेसी, वन ऑफ हिज ओन काइंड पॉलिटिशियन, और कोई किताब नहीं। लिटरेचर है उनके बारे में बहुत फ्रेगमेंटेड सा। तो मैंने कहा ये तो एक जिम्मेवारी बनती है कि इतने बड़ी पर्सनैलिटी पे किताब होनी चाहिए, और लेकिन वो जिम्मेवारी का भी काम बहुत है, तो सोच समझ के फैसला करना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, कई लोगों से पूछ के भी करना पड़ेगा, बिकॉज इज वन पर्सन वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, very close friend of Amit Shah ji. He's friend to those people who I admire in the profession. And of course family से पूछना पड़ेगा, because I know the family. I'm not a professional journalist कि जो भी लिख दिया कैसे भी। तो बहुत सोचा, 6 महीने 7 महीने, फिर संगीता जी से बात करी। दूसरी वजह, जब उन्होंने भी ये पूछा कि आप जो है उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में लिखना चाहते हैं या सारा, तो मैंने कहा जी मैं तो आई एडमायर हिम सो मच कि मैं रोक नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं उनको तब से जानता हूँ जब मैं 24-25 साल का इस शहर में आया, और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। और अगर आप माने तो जो इंसॉल्वेंसी में मैंने नाम कमाया है आज, उसके रास्ते उन्होंने खोले। और तो मेरा एक, लोगों को ये भी नहीं पता है कि जो रिफॉर्म्स के साथ मैं उनके साथ एसोसिएटेड रहा, कि उसकी बैकग्राउंड क्या थी और उस पर कब उन्होंने सोचना शुरू किया, कब काम करना शुरू किया। लोग सोचते हैं जब वो मिनिस्टर बने तभी उन्होंने काम किया। लोग जानते नहीं हैं कि वाजपेयी साहब के टाइम पे जब वो मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने इस जो काम अब किया उसके सीड तभी ही सोड इट देन, तभी से उन्होंने बीज बो दिए थे, और मैंने वो देखे हैं बड़े करीब से। तो मैंने कहा कि वो भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं बताऊं। तो ये 2 मेन वजह थी। आपने किस्सा भी बताया था ना, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद जेटली जी? हाँ, वो अब 2 बड़े इंटरेस्टिंग से किस्से हैं। एक कि जब मैं यहाँ आया था तो ऑब्वियसली मैं दिल्ली में नया था, यंग लड़का था, तो मैं वकालत करता था, कॉन्फिडेंसेस करता था, जैसे भी था। तो वो मेरे को ऑब्जर्व करते थे, मैं जानता नहीं था उनको। 1-2 बारी मैंने उनको ब्रीफ किया था। तो मैं एक बारी जस्टिस पीके भारी हमारे एक हाई कोर्ट जज होते थे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मैं उनके कोर्ट में एक मैटर आर्ग्यू कर रहा था। विद्या स्टोक्स
स्पीकर होती थी हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की कांग्रेस के, और उनकी एक सेक्रेटरी, तो वो एक प्रेसिडेंट थी ऑल इंडिया वुमेन हॉकी एसोसिएशन की, और उनके साथ उनकी एक सेक्रेटरी थी मिसेस बोस। तो एसोसिएशन में कोई डिस्प्यूट था, और दूसरे जो ग्रुप था कंटेस्टिंग ग्रुप, उन्होंने एक अपनी ईजीएम कॉल की थी, उसको स्टे कराना था। तो मिसेस स्टोक्स ने, किसी ने मेरा रेफरेंस दिया होगा और वो मेरे को रीच आउट किया उन्होंने, और मैंने मैटर आर्ग्यू किया। एक कंटेंशियस मैटर था, बड़ा हाईली कंटेस्टेड, बट आई गॉट द स्टे। तो 30-40 मिनट मैटर चला। उसके बाद मैं बाहर निकला कोर्ट से, तो मुझे नहीं पता था अरुण जी पीछे बैठे हुए हैं कोर्ट में और सुन रहे हैं, उनका अगला मैटर था। तो वो बाहर आ गए, वो अपना मैटर करके, मैं कॉरिडोर में खड़ा था, तो उन्होंने मुझे पीठ दबाई। उन्होंने कहा वेल डन बत्रा, वो मुझे बत्रा कहते थे, वेल डन बत्रा। फिर उन्होंने देखा कि मेरी जेब में एक वो नीले ढक्कन वाला 2-4-5 रुपए का, अब तो 8-10 रुपए का आता है, वो पेन था। तो उन्होंने कहा क्या बत्रा, अच्छी वकालत करता है, अच्छी आर्ग्यू करता है, अच्छे पैसे कमाता है, तो ये क्या 2-2.5 रुपए का पेन रखा, अच्छा पेन रखा कर। तो उन्होंने अपना मोबला जो वो कैरी करते थे, उनको शौक था पेन का, मोबला की कलेक्शन, उनकी कमाल की कलेक्शन। उन्होंने अपना पेन 1 मिनट में अपनी जेब से निकाल करके यहाँ मेरे ऊपर पेन पॉकेट में डाल दिया। और मैं अप्रिशिएट भी नहीं कर पाया कि मोबला क्या होता है। मैं तो चंडीगढ़ से आए, हमारे को क्या पता मोबला क्या होता है। तो मैंने कहा होगा तो महंगा ही होगा, ये अच्छा पेन होगा। तो बाद में पता लगा कि जब घर के थोड़ा सा रिसर्च किया कि इतना महंगा पेन उस टाइम पर, और इंडिया में तो बॉम्बे से आते थे, दिल्ली में बिकते ही नहीं थे। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ मैन। तो आई मीन दैट हैज, मैंने उसका जिक्र इस पर भी किया है, लास्टिंग इम्प्रेशन दैट, एंड दैट आई एम नॉट द ओनली पर्सन। वो तो जितने यंग लोगों को इनकरेज कर सकते थे किसी भी तरह से, कैसे भी, वो करते थे। और एक और कहानी है, पर मेरे ख्याल से वो मैं आपको बताऊंगा जब हम उनके रिफॉर्म्स की बात करें, तो उससे जुड़ी है जो अब इंसॉल्वेंसी का, क्योंकि आपका रहा है और उनके टाइम पे आईबीसी पे आएगा। बट एक बात आपने अभी कही ना कि अरुण जेटली जी की एक खासियत, जो दिल्ली में भी, जो भी पॉलिटिकल सर्कल्स में भी इन्वॉल्व हैं, जो फिर जो लीगल प्रोफेशन में लोग हैं, एनीबडी ऑफ सम मिडिल, आप किससे भी बात करते हैं, आपको सुनने को मिलता है कि जेटली जी ने इन देयर यंगर ईयर्स ही रियली ग्रूम्ड यंग पीपल। बहुत मेंटरिंग वाला जो आइडिया है, जो इन जनरल आजकल देयर आर यंग पीपल हु आर लुकिंग फॉर मेंटोर्स, बट अच्छे से मेंटोर करना, ये पार्टी तंत्र में या लीगल प्रोफेशन के अंदर अरुण जेटली जी ने आई थिंक बहुत अच्छे से किया। देयर आर मेनी पीपल, पार्लियामेंटेरियंस एंड मिनिस्टर्स, जो उन्हीं की शय के नीचे बड़े हुए हैं और ग्रो किए हैं। जी, अगर आप पॉलिटिक्स में देख लें तो आपने जैसे कहा, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ऐसे बहुत सारे यंग लोगों को उन्होंने, जब 2014 में सरकार बन रही थी, तो प्रधानमंत्री जी को कहा कि हमें सजेस्ट किया कि हमें यंग इन लोगों को लाना चाहिए। और उस समय निर्मला सीतारमण जी स्पोक्स पर्सन भी होती थी। इन सब ने अपना पोटेंशियल भी दिखाया था। और मोदी जी ने, मैंने किताब में लिखा है कि जब गुजरात में बैठ कर के कैबिनेट डिसाइड हो रही थी ओथ लेने से पहले, तो वहाँ पर कुछ ही लोग मौजूद थे, जिसमें अरुण जी भी थे। पूरा उनके साथ बैठ कर के विमर्श करके डिसाइड हुआ। और उसमें उन्होंने 3-4 लोग, जो यंग लोग हैं, जो आज बड़ी बड़ी पोजीशंस में हैं, जिनकी और आगे भी चर्चा होती है कि उनको आगे रोल दिया जाएगा, वो अरुण जी ने किया। और ऐसे लोग भी, जो प्रधानमंत्री जी के जितेंद्र प्रसाद जी, जो उनके मिनिस्टर हैं, वो जो डॉक्टर हैं, मैं नाम पूरा जम्मू से, जितेंद्र सिंह जी, सॉरी, वो तो उन्होंने तो ब्लॉग लिखा था, एक बहुत बड़ा ऑबिचुरी के टाइम पे लिखा उन्होंने कि मैं तो डॉक्टर था, मैं तो आता था, मिलने जाता था, सब कुछ है। तो उन्होंने एक दिन मुझे मिलने आया था, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो पॉलिटिक्स आती नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप में जो हुनर चाहिए हमारे को एक पॉलिटिशियन, वो है। और तो ही सेड आई वुड टू, ऐसे बहुत लोग हैं जो लिखते हैं, और मैंने बहुत जनों का जिक्र किया है। और ये तो पॉलिटिक्स है। अगर आप लीगल प्रोफेशन की बात करें तो काउंटलेस है। आज बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स, ऐसे ऐसे लोग जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने, मनिंदर सिंह उनमें हैं। आज कई लोग हाई कोर्ट जज हैं जो उनके चेंबर में थे या उनके शागिर्द थे, जैसे कहते हैं। चाहे उनके साथ उन्होंने काम नहीं किया, जैसे मैंने उनके साथ उनके चेंबर में काम नहीं किया, पर उनका हाथ रहा मेरे पे।
और वो ये नहीं कि सिर्फ क्योंकि उनके साथ जुड़े लोग होते थे या उनके साथ काम करते थे इसलिए करते थे, वो उस प्रोफेशन में ही हैड अ नैक फॉर आइडेंटिफाइंग टैलेंट और पोटेंशियल ऑफ ए पर्सन हु इज केपेबल ऑफ मेकिंग बिग एंड हु जस्ट नीड्स अपॉर्चुनिटी। वो रास्ते खोलते थे और ऐसे बेइंतहा लोग हैं और आज बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं जिनके ऊपर अरुण जी का हाथ रहा। और आप क्रिकेट में देखिए, वीरेंद्र सहवाग जी से मेरी बात हुई थी, तो वीरेंद्र सहवाग जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर जो गेम चेंजिंग एटीट्यूड आया एडमिनिस्ट्रेशन में वो अरुण जी लाए कि ऑब्जेक्टिविटी, और दिल्ली के खास करके उनको अपॉर्चुनिटी बिकॉज DDCA के प्रेसिडेंट थे, तो उनका पहला तो जुनून यही था कि दिल्ली के आगे जाएं लड़के। लेकिन फिर जब वो जैसे BC में आए और तो उनका फिर पैन इंडिया हो गया, तो यंग टैलेंट को क्रिकेट में उन्होंने बहुत इनकरेज किया। उसके बारे में भी लिखा आपने देखते हैं कि भाई क्रिकेट के फैन थे वो। हाँ, क्रिकेट के सिर्फ फैन नहीं थे, he was also almost like an authority on this cricket as a subject। उनको आप किसी टाइम पे पूछ लीजिए कि इसने तब सेंचुरी मारी थी, ये सिक्सर मारा था, इस बॉल को उसने कट किया था, कैसे किया था। he was an encyclopedia on cricket। One, he had a remarkable memory and also he had deep interest in the cricket which went beyond just being a fan। So, वो कहते हैं ना कि इस देश के अंदर इस देश के दो धर्म हैं, एक पॉलिटिक्स और एक क्रिकेट। दोनों में निपुण थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में निपुण थे, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, एवरीबडी हैज़ अरुण जेटली स्टोरी टू टेल। यस, ऐसे ऐसे लोग जो उनके साथ चाहे स्कूल कॉलेज में जुड़े रहे या उनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, चाहे वो लोधी गार्डन में वॉक्स के दौरान, चाहे उनके ट्रैवल के दौरान, चाहे उनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में रोल के दौरान, आउटसाइड पॉलिटिक्स ऑल्सो, उनके फ्रेंड्स रहे, चाहे वो मीडिया में रहे या मीडिया के बाहर भी रहे, उनके साथ भी कोई भी उनके पास चले जाए वो 1 मिनट में फ़ोन उठाते थे और काम कराते थे। वो ये नहीं कहते थे अच्छा मैं कर दूंगा, बात करूंगा, ये करूंगा, सामने करते थे। बहुत बड़ा दिल था उनका और उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी कि वो मेरे को इसका रेसिप्रोकेट करेगा, कभी भी नहीं। इज्जत तो हर कोई मानता है कि भाई मेरी इज्जत हो, और वो उनको होता था। और मेरे को जो उनके करीब के दोस्त हैं वो तो ये और लोग हैं वो तो ये बताते हैं कि पीछे नहीं हटते थे। और इनफैक्ट डॉक्टर सिंघवी ने जब ओबिचुरी लिखी थी तो उन्होंने बताया कि कैसे उनको पता लग जाए कि ये लॉयर को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है और वो बीमार हैं या उनका ऑपरेशन है या उनके मदर का ऑपरेशन है, तो वो चुपचाप भिजवा देते थे। और करीब हो थोड़ा, जिनको जान पहचान हो थोड़ा, तो वो जाते थे और जाकर के खुद कहते थे, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि लोग लेते नहीं हैं, तो और वो करते थे। ऐसे बहुत एपिसोड के बारे में मैंने लिखा। तो शुरुआत कैसे हुई? वेयर वाज द फैमिली फ्रॉम? तो फैमिली लाहौर से आई पार्टीशन के टाइम पे, और बहुत फ्लरिशिंग फैमिली थी वहाँ पर, और अच्छे अच्छे पोजीशंस में लोग थे। इनके खुद के जो फादर हैं महाराज किशन जी, वो लॉयर थे, और जब वो आए तो वकीलों की हवेली थी। वकीलों की हवेली मानी जाती थी वहाँ उनका जहाँ पे था, और उस नाम से बल्कि वो पूरा एरिया जाना जाता था। जब आए तो अरुण जी की जो सबसे बड़ी बहन है वो पैदा हो चुकी थी, उनको लेकर के आए थे। उस एज में थे, न्यूली मैरिड थे, बस एक ही जो है जाति से ब्राह्मण थे जी, पंजाबी ब्राह्मण। और पंजाबी ब्राह्मण जो हैं वो शहरों में नॉर्मली बिजनेस कम करते हैं, लेकिन लाहौर में काफ़ी फ्लरिशिंग पंजाबी ब्राह्मण फैमिलीज भी हैं जिनके बिजनेस भी हैं। पर अदरवाइज दे टेंड टू डू मोर, दे टेंड टू गो मोर टुवर्ड्स द सर्विस, इंटेलेक्चुअल साइड पे ज़्यादा रहे हैं हमेशा। जैसे अदरवाइज जो बाकी पंजाबी खत्रीज हैं वो एग्रीकल्चर या ट्रेड में ज़्यादा रहे हैं। नॉट कि गवर्नमेंट में नहीं रहते हैं, बट पंजाबी ब्राह्मण वो ट्रेड कम करते थे। इसमें तो अच्छी फैमिली थी। सब आए, अमृतसर में रहे। अमृतसर में अरुण जी की कुछ खुद की भी रिश्तेदारी थी, लेकिन
जो है उनकी माताजी की तरफ से काफ़ी वहाँ पर फैमिली रहती थी, उनके ब्रदर्स और सब तो वहाँ रहे और रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड किया और वहाँ पे ही उनकी दूसरी बेबी भी हुई उस दौरान ही। तो यहाँ जो उनका स्टेबलाइजेशन के लिए वो वहाँ अमृतसर कुछ साल रहे, लेकिन अल्टीमेटली अमृतसर में कोर्ट्स नहीं थी, अमृतसर में लीगल अपॉर्चुनिटी, करियर की अपॉर्चुनिटी थी नहीं, और उस समय शिमला होती थी हाई कोर्ट। तो लेकिन शिमला ये जाना नहीं चाहते थे, बहुत लोग शिमला भी जाकर सेटल हुए उस टाइम। काफी इनफैक्ट बुक के अंदर लिखा भी है कि पोस्ट पार्टीशन जो लोग आए थे वो अलग अलग जगह कहाँ सेटल हुए जी, थे। बहुत हरियाणा आए, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश बहुत लोग गए, नागपुर तक पहुँचे। जो लोग कराची से आए थे वो तो आपको पता है महाराष्ट्र में ज़्यादा गए, तो जैसे भी है। तो उनका अमृतसर में काफ़ी समय निकला, तो उसके बाद फिर वो दिल्ली आए और दिल्ली आकर के उन्होंने अमृतसर में हाउ लॉन्ग डिड द फैमिली स्टे? I think about they don't exactly know, but जब यहाँ पे rehabilitation laws pass होने शुरू हो गए और in lieu of the land that was left behind, यहाँ पे land allotment होनी शुरू हो गई, which was about 8 to 9 months or 1 year, तो उस दौरान वो आ गए थे और यहाँ पर आकर के उन्होंने फिर चांदनी चौक में अपना एक पहले किराए पे लिया, फिर उनको रिहेबिलिटेशन में उनको मिल गया अपना खुद का, जैसे भी इन एक्सचेंज वहाँ पे रहे। और मॉडल टाउन, फिर मॉडल टाउन बाद में शिफ्ट हुए, मॉडल टाउन बाद में शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद तो अपनी कोठी बना ली थी। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था आपकी की किताब के अंदर, जिसके अंदर पार्टीशन के बाद शिमला या हिल स्टेशन उन्होंने चूज़ नहीं किया था, उन्होंने चूज़ किया कुछ फैमिलीज थी, छंग और मुजफ्फरगढ़ की फैमिली से वो तक में मोस्टली ग्रेविटेट हुए, फिर मुल्तानीज हिसार गए, एग्रीकल्चर लाहौर के एग्रीकल्चरिस्ट और मॉन्टेगमरी से जो लोग थे वो फिरोजपुर, जो रावलपिंडी, शेखपुरा और गुजरातवाला से थे वो करनाल, पटियाला, पिपसू गए, शाहपुर और गुजरात वाले अम्बाला गए, डेरा गाजी खां और मियाँ वाले गुड़गांव गए और सियालकोट वो गए होशियारपुर, गुरदासपुर, क्योंकि पूरा कुंभा चलता था ना, वो सब लोग इकट्ठे रहते थे, क्लस्टर ऑफ विलेजेस होते थे, तो वो साथ ही रहना चाहते थे, कल्चरली भी थोड़ा अलाइन थे। और लाहौर वालों को तो अमृतसर ही नजर आता था या दिल्ली, क्योंकि लाहौर वाज कल्चरली सो रिच और प्रॉस्परस सिटी, तो उनको तो अमृतसर ही नेक्स्ट नजर आता था, बिकॉज वो एक एफ्लुएंट है और वो एफिलिएट वो इमेजिन भी कर पाते हैं कि लाहौर से इधर अगला स्टेशन जाएंगे तो अमृतसर ही आएगा, और उसके बाद फिर दिल्ली थी ही जिसके बारे में वो सोच सकते थे। तो उन्होंने चूज किया कि वो दिल्ली आए। फिर उसके अंदर उनके पिताजी का एक माइंडसेट था कि एज अ लॉयर यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, या व्हाट डू यू थिंक कि क्या मोटिवेशन रहा होगा? हर बिकॉज वो खुद तो है नहीं लेकिन उनसे बात की जा सके, और ना अरुण जी ना संगीता जी इतना मुझे उनके माइंड के में क्या था, बट व्हाट आई कुड गैदर वाज कि he wanted to obviously as a lawyer find an opportunity। और यहाँ पर जो था कि जो उस समय की बार थी वो बड़ी क्लोज्ड निटेड थी, बनियास थे ज़्यादा या जो लोकल्स थे उनसे थी, तो आउटसाइडर्स को ऑब्वियसली फिर डिफिकल्टी होती है। किसी भी लॉयर को जब आप आज भी जाएं दूसरे शहर में वकालत करने तो मुश्किल तो होगी, तो जब वो आए यहाँ पर तो उनको मुश्किल तो हुई कि कैसे सेल करें। पर लेकिन फिर उस समय और भी बहुत रिफ्यूजी लॉयर्स आ चुके थे धीरे धीरे, तो रिफ्यूजीज भी थे, सो देयर वाज ऑलवेज कि जब एक कम्युनिटी आ रही है तो कम्युनिटी के अंदर कुछ लॉयर्स आएंगे तो शायद धीरे धीरे वकालत भी सुधरने लगेगी। हाँ, वो होता है। और फिर वो उस समय की जो स्पिरिट थे ना अर्जुन, वो ये थी कि अपनी वकालत तो चलानी है लेकिन अपने जो लोग वहाँ से आए हैं उनकी मदद भी करनी है, क्योंकि मेन तो ये था कि रिहेबिलिटेशन, सारी पेपर वर्क लॉयर्स का उस समय यही था कि रिहेबिलिटेशन में एक दूसरे के साथ हेल्प करना कि लैंड अलॉटमेंट जो डिस्प्यूट थे या गवर्नमेंट के साथ करना था, क्योंकि और नई वकालत बनाने में तो टाइम लगता है। तो शुरू तो वहीं से हुआ, बट ही स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल वेरी सून। जेटली जी wanted to study commerce or engineering? वो भी है कि जो मुझे पता लगा है कि जो फादर और मदर तो चाहते थे कि उनका बेंट ऑफ माइंड जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ हो,
वो खुद कॉमर्स में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने लिए तो उनकी खुद की भी उन्होंने कहीं लिखा है कि मैं कॉमर्स में इंटरेस्टेड था। लेकिन एज ए यंग माइंड तो होता ही है ना कि उसमें फ्रेजाइल होता है। और जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गए तो फिर उस समय तो होता ही था कि टॉप लीडर्स वर लॉयर्स। तो फिर सोचना शुरू करता है इंसान कि मे बी बीइंग अ लॉयर यू नो politics will come naturally, or maybe it will complement and help. And then of course when इसके father भी घर में ही लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो फिर बैकग्राउंड वकीलों की थी। हाँ वो भी तो वो दैट परहैप्स तो वो कन्वर्स्ड हिम, बट एज आई अंडरस्टैंड की किताब में भी आपने लिखा है दैट हिज फादर वांटेड हिम टू स्टडी इंजीनियरिंग। हाँ, इनके फादर ने तो बल्कि बड़ी अपने पैसे जमा करके रखते थे कि इसकी इंजीनियरिंग की फीस देंगे। There's another Interesting thing that you've written. How was Arun Jaitley ji as a young man who had gone to college? SRCC. हाँ, वो आगे है ना कि जो वो वन ही वाज यू नो वेरी हैंडसम टॉल, ही वाज ऑलवेज वेरी हैंडसम टॉल, और वो जो है उनके घुंघराले बाल होते थे, जो है स्टाइलिश गॉगल्स पहनते थे। ही वाज वेरी पॉपुलर अमंग्स लॉयर्स, सॉरी अमंग गर्ल्स एज वेल। हालांकि जब उनसे बहुत जनों से उनसे पूछा कि गर्लफ्रेंड थी कि नहीं, तो उनके करीब के दोस्त भी कहते हैं कि ऐसे क्लोज गर्लफ्रेंड नहीं थी कोई, लेकिन मैंने लिखा नहीं है इसके बारे में, पर सुनने में आया गर्लफ्रेंड तो थी, होती है। यंग हैंडसम गाय, वेरी पॉपुलर डिबेट, ही वाज अ डिबेटर, और इंग्लिश बहुत अच्छी फ्लुएंट बोलते थे, तो ही वाज ऑलमोस्ट लाइक अ रॉक स्टार। And I think that was the reason why he was also co-opted or brought into Delhi University student politics. Because he spoke very well. बिल्कुल, His उस समय- English was remarkable जी, back in the day. tell a bit about that before. Before we jump on to what was happening in 1970s in his life. सो 1970s में यू नो वो तो वैसे डिबेटर थे, उनका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट था नहीं। और जब वो पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट जो बना, वो उस समय के हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो था वही था। इट वाज नॉट एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में वाज ब्रूइंग with this whole tension around post 1970 war, जब इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, और उस समय की कांग्रेस में एक एरोगेंस की बात आनी शुरू हो गई थी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी, और एक अथॉरिटेटिवनेस ज़्यादा थी, यू नो, मोर देन करप्शन। लेकिन अथॉरिटेटिवनेस इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ। So when you say that Jaitley ji was Angry young man, I think a large proportion of young men that time were angry. Yes, आप देखें तो बिहार में जो है लालू जी, नीतीश कुमार, ये सब लोग जो हैं, रविशंकर प्रसाद जी, ये सब थे उस समय एक्टिव। तो यहाँ पर जो है दूसू में अलग हो रहा था, और वहाँ एसएफआई थी जेएनयू में, तो वो सब एजिटेशन So Correct. basically, all these tall leaders that we see in our 2000s and 2001 आर द was प्रोडक्ट ऑफ द सेम टाइम। same phase के 70s के अंदर क्या हो रहा था। बिल्कुल। And दूसू के अंदर I think this आपने लिखा भी है कि श्री राम खन्ना जी थे, जी जो उनको विद्यार्थी परिषद की पॉलिटिक्स में लेकर आए, जी जी। and as a consequence वो पहले श्री राम कॉलेज के भी प्रेसिडेंट बने, while Khanna Sahib was president of DUSU. Yes. And gradually that drew Arun Jaitley ji into Delhi University student DUSU politics. That's right. And उसके अंदर he contested, he became a counselor, I believe. हाँ, फिर वो फिर vice वो president बने, जी, फिर वो फिर president बने। And this is also the time जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में और स्टूडेंट इलेक्शंस के अंदर भी बड़े सारे रिफॉर्म्स भी आए। हाँ, वो आपकी बात ठीक है कि जिस समय उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा दूसरे में, उस समय तक जो है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता था। जो एक उनकी जो कमेटी थी वो इलेक्ट होती थी, उसके मेंबर्स इलेक्ट होते थे, फिर वो बैठ करके फॉर्मूला के हिसाब से वो इलेक्ट करते थे प्रेसिडेंट से। तो उस समय ये एजिटेशन हुआ था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी डायरेक्ट होना चाहिए। और उस समय की, और मैंने माना है, although I haven't really done too much of research on this, but I'm told that apparently Arun ji at that point in time led the longest ever strike in the history of DU.
DU was completely shut, and ultimately the government had to succumb. The university administration had to succumb and introduce the reforms. This was when Vice Chancellor Dr. Saroop Singh उन्होंने रस्टिकेट कर दिया था जी बिल्कुल, उस वक्त डूसू के प्रेसिडेंट को, जी बिल्कुल, amongst a few other people. amongst a few, and that in fact because that agitation led to the strike, or Eventually the administration had to give in. had to give in, and the reforms were introduced. The makings of a young leader back in That's India. right. So obviously we all know it is in the public domain that Arun Ji was the president of DUSU and very popular, but उनकी जो वहाँ की struggle है वो भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो उस समय ही वॉज नॉट अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द या जनसंघ या जो आरएसएस का जो स्टूडेंट विंग होता है, तो उस समय जब इन्होंने ज्वाइन किया खन्ना जी के कहने पे, तो जब ये वाइस प्रेसिडेंट बने तो उससे पहले थोड़ी डिबेट थी कि वाइस प्रेसिडेंट की जगह प्रेसिडेंट लड़ने की बात थी सीधा, और बहुत करीब के लोगों ने जो उस समय जनसंघ से थे उन्होंने संघ को कहा कि ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट, लेकिन उससे पहले जो संघ के सपोर्ट से जीते थे वो डिफेक्ट कर गए थे NSUI में, तो वो उस समय इस करके संघ ने कहा कि हम टिकट प्रेसिडेंट की उनको देंगे जो हमारे कैडर से शुरू से जुड़ा हुआ है, और वो फेयर एप्रीहेंशन भी थी। और अरुण जी ने, लोगों ने उस समय बहुत लिखा है कि कांग्रेस ने बहुत वो करने की कोशिश करी उस समय अरुण जी को कि आप छोड़ दो, आप हमारे यहाँ से प्रेसिडेंट का लड़ो, बिकॉज ही वॉज वेरी पॉपुलर एंड ही वॉज अ गिवन विनर। बट अरुण जी ने लॉयल्टी का टेस्ट है ना पार्टी के साथ, वो पहला उनका टेस्ट था। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे प्रेसिडेंट की नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, मैं वाइस प्रेसिडेंट का लड़ूंगा। आलोक कुमार जी जो दिल्ली से विधायक रहे हैं, हाँ, वो he was the president. उनको फिर प्रेसिडेंट जो है उसकी टिकट दी गई थी, और बट अरुण जी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े, जीते, और फिर अल्टीमेटली अगले साल तो उनको प्रेसिडेंट का सपोर्ट किया ही सब तरह से। इंटरेस्टिंगली आपने एक और पॉइंट को लिखा है 1974 में फरवरी 1974 student leaders such as Lalu Prasad Yadav, Arun Jaitley, Sushil Kumar Modi and Ram Vilas Paswan formed the Chhatra Sangharsh Samiti, and the ABVP was the main constituent of this body. So again, reinforcing the fact that politicians who 1990s onwards make or define Indian politics were brewing in the 1970s through these agitations and through these developments. नानाजी देशमुख जी के बारे में भी आपने काफ़ी लिखा है कि अरुण जेटली जी का उन्हें उस फेज के अंदर काफ़ी इंटरेक्शन रही और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बिफोर वी जंप ऑन टू हिज इंटरेक्शंस विद नाना जी, टेल अस कि इमरजेंसी के दौरान वेयर वाज अरुण जेटली जी, व्हाट वाज हैपनिंग? सो जो है बिकॉज वो दूसरे के प्रेसिडेंट थे, इतने पॉपुलर थे, स्टूडेंट लीडर थे, और जयप्रकाश मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, नॉट लिमिटेड टू ओनली दिल्ली बट पैन इंडिया। जैसे आपने कहा कि वो उस जो छात्र यूनियन बनी थी उसके ही वाज वन ऑफ द ऑफिस बेयरर्स। तो जब मीटिंग हुई इमरजेंसी डिक्लेयर होने से पहले एक दिन, ये सब लोग लीडर्स ऑपोजिशन वाले बैठे थे, तो वहाँ पर उस दिन रात को डिसाइड हुआ था कि सत्याग्रह मूवमेंट शुरू होगी। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए, और उसी रात ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। तो अरुण जी को तो पता नहीं था कि इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, रात को ही आपको पता है कि उस समय जब कैबिनेट मीटिंग कॉल करी घर पे ही, तो इंदिरा जी ने, तो ये जब घर पे आके सो रहे थे अपना आराम से, तो रात को दरवाजे पे खटखटाहट हुई, तो जो इनके पिताजी उठे, उन्होंने देखा दरवाजे पे पुलिस है। वो अरुण जी को ढूंढ रही थी, क्योंकि जो लोगों से एप्रीहेंशन थी कि ये सत्याग्रह मूवमेंट शुरू करेंगे, वो उनको अरेस्ट करना चाहते थे, डिटेन करना चाहते थे। तो महाराज कृष्ण जी ने ज़ोर ज़ोर से बोल करके उनको कन्फ्रंट किया कि वारंट दिखाओ कैसे है, बट हिज ऑब्जेक्टिव वाज कि अरुण की नींद, जो वो कोर्ट यार्ड में सो रहे हैं, उनकी नींद खुल जाए और उनको पता लग जाए कि क्या है, एंड देन ही कुड एस्केप। तो अरुण जी एस्केप फ्रॉम द रेयर डोर, और वो जा कर के अपने एक मित्र के यहाँ सोए रात को, और सुबह उठ करके उन्होंने
स्कूटर पे अपने एक मित्र के साथ जा कर के जितने भी उस समय डूसो के ऑफिस बेरर थे, सपोर्टर थे, उनको इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि मैं एक रैली करूँगा विद इन द यूनिवर्सिटी के अंदर। ऑब्वियसली जो इंटेलिजेंस और पुलिस अथॉरिटी से तो उनको पता ही था, तो वो पीछे घूम ही रहे थे। लेकिन उनके पिताजी को भी वो जेल लेकर गए, हाँ, वो तो लेके बोला चले गया गए था थे, वो उनको कि साथ भाई साथ ले गए थे जब कि बेटा आएगा कि तब जब बेटा बताना। आएगा तब हम रिहा करेंगे। तो लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता था कि फादर को वो पुलिस स्टेशन ले गए हैं। और तो ये वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने रैली की और वहाँ से फिर जब रैली कर रहे थे तो पुलिस अराइव्ड इन बिग नंबर एंड ही देन डिसाइडेड टू एस्केप और बट ही कुड नॉट। मैंने उसके बारे में भी लिखा है कि वाई ही कुड नॉट, और बिकॉज द आइडिया वाज टू एस्केप वाज नॉट टू एस्केप evade arrest, only for the purpose of not so that he doesn't have to go to the jail, because they wanted to continue the movement. Everybody who wanted to evade arrest was only because they wanted to continue the Satyagraha movement. और but he could not. वो he could not also भी बड़ा interesting episode है, and he had to then surrender and he was arrested. एपिसोड बताइए, मतलब who was this friend who did not show up or who fled the scene? वो उनका नाम यहाँ बताऊँ या लोगों को पढ़ने के लिए खुद? नहीं बताइए, मेरे ख्याल से तो व्यूअर्स को पता चलना चाहिए क्योंकि उनकी भी खुद की भी काफी प्रभु चावला जो बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, तो वो भी उस इनके साथ थे, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता थे। अरुण जी ने उनको कहा था कि आप, मैं स्पीच दे करके इस दरवाजे से निकल के इस गली में आऊँगा, आप स्कूटर वहाँ पे ला करके स्टार्ट करके रखिएगा और हम एकदम निकल जाएंगे। जैसे ही पुलिस एंटर करेगी कैंपस में तो हम निकल जाएंगे, उससे पहले कि वो मुझे अरेस्ट कर सकें। तो वो स्पीच दे करके जब उन्होंने देखा कि पुलिस आ गई तो वो भागे और उस गली में गए, तो वो नदारत थे, तो उनको बहुत दुख लगा क्योंकि वो डर गए थे। प्रभु चावला जी जैसे पढ़ने में आया, सुनने में आया, तो पब्लिक डोमेन में है ये, क्योंकि मेरी डिस्कवरी नहीं है, इसके बारे में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो फिर वो अंदर वापस आए और उन्होंने जो है अपने आप को सरेंडर कर दिया। ही वाज अरेस्टेड। प्रभु चावला जी इंटरेस्टिंगली वेंट टू जेटली जी's हाउस, अपने आप को थोड़ा वो भी एक मैंने लिखा है कि सबसे इससे भी जो जैसे कहते हैं रबिंग सॉल्ट ऑन द वुंड वाज कि वो अरुण जी के घर पहुंच गए और वहाँ जाकर के उन्होंने ये बताया नहीं कि वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे, इस वजह से अरेस्ट हुए। उन्होंने कहा वो अरेस्ट हो गए हैं, अब वो मेरे को भी अरेस्ट करेगी पुलिस, तो मुझे छुपाइए। तो वो उनके घर में रहे कई दिन और तब तक enjoyed the hospitality and the protection, and by that time the family had come to know the truth. मगर उन्होंने फिर भी उनको जाने के लिए नहीं कहा क्योंकि वो फैमिली कल्चरल वैल्यूज़ थी कि कैसे कहें जाने के लिए। बट आई एम टोल्ड इट वाज हर्टफुल, इट वाज हर्टिंग, it can be hurting for anybody. Yeah, I would otherwise speculate कि later on, because Prabhu Chawla ji eventually became a reasonably successful journalist, जी made a great name for himself. तो इंटरेक्शन तो जेटली जी से लेटर ऑन ईयर्स हुई ज़रूर होगी। जेटली साहब जी की ये बात थी, दिल में बियॉन्ड अ पॉइंट टाइम नहीं रखते थे। हालांकि ये तो बहुत ऐसा मामला था, पर आई थिंक ही गेव बेनिफिट ऑफ डाउट टू प्रभु चावला जी, एंड वी ऑल नो कि उनका इंटरेक्शन रहता रहा जैसे भी। अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी इमरजेंसी के टाइम पे ही आपने भी लिखी है कि अहमदाबाद में सुब्रमण्यम स्वामी जी वो सिख बन करके एस्केप किया था और उनको सिख बन के रिसीव किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने। एंड सो दिस बिकम्स इंटरेस्टिंग क्योंकि लेटर ऑन post 2014 it was speculated कि सुब्रमण्यम स्वामी जी could become the finance minister of India, but that did not happen, and Arun Jaitley ji became the finance minister. That being said, there's another story about, why don't you help us
क्योंकि वो लाइक यू सेड कि अरुण जेटली जी संघ से नहीं आते थे, उनका वो बैकड्रॉप नहीं था, एंड वो उनका ओवर द इयर्स विद्यार्थी परिषद और संघ से इंटरेक्शन बढ़ा. नानाजी देशमुख हैड अ गुड रोल टू प्ले इन इट. आप इमरजेंसी के दौरान लिखते भी हैं कि नानाजी जैसे जेल में आए थे तो भेस बदल कर पूरे देश में प्रोग्राम्स कर रहे थे. तो उनकी इंटरेक्शन अरुण जेटली जी से, और अरुण जेटली जी को उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला. जी. तो सारे जो टॉल लीडर्स थे वो अरेस्ट हुए इस टाइम पे, वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब, और भी बहुत सब लोग. तो नाना देशमुख जी जो हैं वो ही मैनेज टू इवेड अरेस्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज वो सत्याग्रह मूवमेंट को कंटिन्यू करा उन्होंने बड़ी इफेक्टिवली. वो दिल्ली में एक घर में किसी के यहाँ रह रहे थे और बिल्कुल भेष बदल करके, और जो फैमिली जिसके यहाँ रह रहे थे उनको भी नहीं पता था कि नाना जी हैं, बिकॉज वो उनको पहचान ही नहीं पाए. उनका बिल्कुल जो है ना अपना हुलिया उन्होंने बदल लिया था. बट उनको किसी ने बिट्रे किया और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया. तो अल्टीमेटली वो तिहाड़ जेल में आए. तो जिस वार्ड में आके रहे तो वहाँ पे भी इनफैक्ट टू करेक्ट माई सेल्फ, जब उनको अरेस्ट किया तो वो पकड़ करके पुलिस वाले लेकर गए, लेकिन वो उनको भी नहीं पता था कि नाना जी हैं, क्योंकि वो भी नहीं उनको आइडेंटिफाई कर पाए. और जब उन्होंने कहा कि मैं हूँ तो वो मानने को तैयार ही नहीं थे. बड़ी मुश्किल से अल्टीमेटली एविडेंस इधर उधर से इकट्ठा करके तब पुलिस वालों ने माना कि ये वही हैं. तो जब वो तिहाड़ आए तो वहाँ पे भी किसी को डिस्क्लोज नहीं किया गया कि ये नाना जी हैं. तो लॉट ऑफ पीपल रिफ्यूज टू बिलीव. उन्होंने बड़े प्लैंक प्ले किए सब पे इस तरह से कर करके. और जब सबको पता लगा कि नाना जी हैं ये, तो ऑब्वियसली एवरीबडी वाज एन ऑ ऑफ हिम, यू नो, ही वाज सच ए रेवर्ड पर्सन. और अरुण जी उस समय छोटे थे, तो ऑब्वियसली जितनी बैठकें होती थी वहाँ पर इन सब के बीच, तो अरुण जी भी ऑब्जर्वर थे उनके. ही वाज नॉट ऑब्वियसली अ पार्टिसिपेंट, ही वाज टू यंग, बट वो ऑब्जर्व करते थे. तो ऑब्जर्व करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा. और अरुण जी को कुछ जिम्मेवारियां दी गई थी, खास करके लिखने की जिम्मेवारियां दी गई थी, क्योंकि उस समय जितने भी लोग थे उनको कोई ना कोई जिम्मेवारी दी जाती थी. तो ये लिखते थे और नोट्स बनाते थे. तो वो उस टाइम पे जब भी नाना जी के साथ थोड़ा भी जो भी इंटरेक्शन होता, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड उनसे. और उन्होंने सुना तो था ही अरुण जी के बारे में, क्योंकि ही वाज अ वेरी पॉपुलर यूथ लीडर. तो जब इमरजेंसी के बाद वाजपेयी साहब ने जब ये जनता पार्टी बनी, तो अरुण जी केम टू नो कि उनका नाम ऑफिस बेरर में है. तो उन्होंने बड़ी पोलाइटली और जेंटली मना किया कि जब तक मेरी पार्टी मुझे नहीं रिकमेंड करेगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जब तक वो मुझे रिकमेंड नहीं करेगी आपको एज एन ऑफिसर मेरे को बनाने के लिए, मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ. तो उन्होंने वो पोलाइटली डिक्लाइन किया. फिर लेकिन उनका नाम जो दिया था वो नाना जी ने दिया था. वाह. अब जैसे हम ये 1980s के दौर में आते हैं, सो पोस्ट इमरजेंसी जनता पार्टी की सरकार बनती है, एंड 1980s का और ये फेज़ पोस्ट इमरजेंसी वाला फेज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज लगभग एक डेकेड उससे आगे वाला अरुण जेटली जी आपको पॉलिटिकल सीन में थोड़े इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको नहीं देखते. मतलब शायद वो दिल्ली प्रांत में अपना काम कर रहे हों, या उसके बारे में आप भी थोड़ा प्रकाश डालिए. बट पॉलिटिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो उस फेज़ में इतने नहीं हैं, या उनके बारे में पढ़ा लिखा इतना नहीं जाता. बट उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे थे, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी बहुत हो रही थी. एंड आई बिलीव ही वाज स्ट्रक विद लेडी लक. आई थिंक वो यू राइट. बट जैसे ही वो इमरजेंसी से बाहर आए, तो मैंने इसके बारे में किताब में लिखा है कि वाजपेयी साहब ने उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं. तो और संजय गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ाना चाहते थे वो. तो अरुण जी ने बताया कि मैं तो आई एम नॉट इवन 25, तो मैं तो इलेक्शन के लड़ने के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, क्वालिफाइड ही नहीं हूँ, विच वॉज अ बिग शॉक टू एवरीबडी. एंड इट कुड हैव बीन अ चेंज इन हिस्ट्री. 77 में अगर वो इलेक्शन लड़ते उस टाइम पे, अगर वो क्वालिफाइड होते, तो उनका शायद पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री कुछ और होती.
I'm not, you know, it's also speculating. You सुषमा स्वराज जी भी उस वक्त reasonably active थी. She was also a prominent leader. हरियाणा के अंदर तो जी वो बनाई जी बनाई चुकी थी, बिल्कुल ठीक बात आपने कहा। तो अरुण जी का उस समय फिर प्रायोरिटी ये थी कि अब मैं इलेक्शन में लड़ता, तो उन्होंने कैंपेन किया। कैंपेन करने के बाद जब सरकार बन गई तो वो उन्होंने फोकस किया अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट करने पे। लॉ डिग्री कंप्लीट करके फिर उन्होंने अपने फादर के साथ औरों के साथ ट्रेनिंग शुरू करी। फिर लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको सक कर लेता है, बिल्कुल। इट्स वेरी डिमांडिंग, इट इज़ वेरी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन एंड ऑफ कोर्स टाइम। तो उस समय फिर 3-4-5 साल तो अपना करियर बिल्ड करने में लग गए। लेकिन 1982 में जब बीजेपी बनी तो वो बीजेपी के मेंबर बन गए, तो उनको दिल्ली का, जैसे आपने अभी कहा कि उसमें उनको रोल दिया गया था, युवा जो भी बीजेपी की उस समय जो है यूथ विंग था जी। तो लेकिन दिल्ली उस समय बहुत एक्टिव नहीं थी, और वहाँ पे एक तो स्टेट नहीं था, जो वहाँ पे कॉरपोरेशन थी उसमें बड़े बड़े दिग्गज थे। वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब भी वहाँ पे रहे हैं, और उनसे बड़े बड़े सीनियर लीडर्स रहे हैं। तो वो उनका रोल ऑब्वियसली बहुत ग्राउंड लेवल पे था। और फिर वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत था उनका। जो मैंने बात करी है, मुझे संगीता जी ने बताया, क्योंकि ये सवाल मैंने संगीता जी से पूछा था कि 82 के बाद 8-10 साल, हाँ, मतलब मुझे लगता है for the benefit of the संगीता जी अरुण जी की धर्मपत्नी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि 8-10 साल वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे। हाँ, वो लॉ में बहुत बिजी थे, लेकिन जो है वो पॉलिटिक्स सीख रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे, वो एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे, और दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी बहुत बिजी थे। तो ऐसा नहीं है कि वो बिजी नहीं थे, मगर yes, he was dividing his time between his law practice, which was at a very early nascent stage, and also his political career also, which was also at very nascent stage, because अब वो DU के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, वो नेशनल पार्टी के मेंबर थे। तो वो उस तरह से ग्राउंड लेवल पे अपना करियर फिर से बिल्ड कर रहे थे। और बीजेपी ये पार्टी ही ऐसी है कि वो आपको एज ए कार्यकर्ता काम कराती है। शुरू से आपको वो प्रूव करना पड़ता है कि आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। I'd like to read this, and I think this is a very good reflection on. So इससे पहले तो आपने ये बात लिखी है कि कैसे जेटली जी, अरुण जी met संगीता जी, which is daughter to her friends, on 24th May of 1982. But I'd like to quote from the book. You've written, and उनकी शादी पे, अरुण जेटली जी की विवाह पे वाजपेयी जी भी आए थे, अडवाणी जी भी आए थे, और इंटरेस्टिंगली इंदिरा गांधी जी भी आई थी। सो इट इज टेलिंग दैट द फैमिली हैड ऑलरेडी डन एंड रीजनेबली वेल, एंड अरुण जेटली जी हैड मेड सम नेम फॉर हिमसेल्फ, वरना स्टॉलवर्ड्स एंड टॉल लीडर्स वुड नॉट हैव, वाजपेयी जी ऑलरेडी मंत्री रह चुके थे, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। You've written, marriage brought Jaitley a streak of good fortune. His legal career began to rise rapidly afterward. Over the next few years, his clarity of thought, logical precision, and razor-sharp courtroom arguments earned him a reputation as an outstanding lawyer. His debating background, articulate oratory, and keen intellect accelerated his ascent. At this time, the family owned a Fiat. Before long, he bought his second car, a red Maruti 800. True to form, he still didn't drive, Sangeeta did. A generous host, Jaitley's home, run under Sangeeta's warm supervision, became known for its hospitality, always ready to welcome a dozen guests at short notice. Two things. What is this thing about the car? And Jaitley ji's household in Delhi circles. I mean, as long as I can remember, I was a young man when I came to Delhi. I'm still young. of course, yes. But I remember even in school days, जब भी किसी एक टॉल पॉलिटिशियन की बात होती है, अरुण जेटली जी को हर कोई उसी इंप्रेशन से देखता है कि suave politician, spoke very well, and his parties are remembered till date. मतलब दिल्ली सर्कल्स में आप किसी से पूछे अरुण जेटली जी की पार्टी, तो it was sort of this aspiration, and teetotaler himself, he would serve one of the best drinks and non-vegetarian food as well. Tell a bit about both these things. So before I talk about the car and the food and his
and his hospitality. I wanted to sort of add on the wedding that you mentioned. So one of the reasons why these tall leaders were present, and मैंने तो सिर्फ 3 काम लिखा, but name it and that person was present, was one was the reason that Arun was already a recognized name in the political circles and also in the legal circle, and had started making a name for himself as a lawyer. But also it was also because of Sangeeta ji, because Sangeeta ji comes from a very illustrious family. उनके जो father है वो गिरधारी लाल डोगरा was a tall Congress politician, जम्मू में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और सबसे ज़्यादा बजट जो है उन्होंने प्रेजेंट किए हैं हिस्ट्री में, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग, तो उनका भी बहुत रिस्पेक्ट थी अक्रॉस political divide, and Indira Gandhi ji would have come for that reason also. It's because Sangeeta ji being a daughter of तो उनकी बेटी की तरह वो मानते हैं. तो obviously I'm sure कि it would have been difficult for her, because Arun ji was a political opponent, but at the same point in time, Girdhari Lal ji was such a tall leader and had great space in the Congress circle. So that was also the reason I wanted to add. जहाँ तक आपने कार की बात करी, तो यस, अरुण जी ने पूरी लाइफ में कभी अपने कार नहीं चलाई, और पहले क्या होता था कि हर वक्त उनको घर पे कार नहीं मिलती थी, जब स्टूडेंट टाइम पे भी और अर्ली कॉलेज डेज में भी. तो जब संगीता जी नहीं थी लाइफ में, तो वो ऑटो, मुकुल रोहतगी उनको स्कूटर पे एक पॉइंट से पिक करते थे, और एक पॉइंट पे मुकुल रोहतगी उनको छोड़ते थे, वहाँ से वो ऑटो लेते थे. और जब वो नारायणा रहते थे, बिकॉज मुकुल कुंट हैव ड्रॉप्ड हिम टू नारायणा, इट वाज आउट ऑफ द वे जहाँ मुकुल रहते थे, तो मुकुल जी उनको स्कूटर पे पिक करते थे एक पॉइंट से, वहाँ छोड़ते थे, और हाईकोर्ट भी आना जाना उनके साथ ही होता था उनका. तो उन्होंने लेकिन कभी ज़रूरी नहीं समझा कि वो गाड़ी चलाना सीखें. फिएट उनके फादर की होती थी, और बाद में उन्होंने मारुति 800 ली, लेकिन वो संगीता जी के जो है मैरिज के बाद, और संगीता जी ही उनको ड्राइव अराउंड करती रही हैं जब तक उनके पास बड़ी गाड़ियां और खुद के ड्राइवर नहीं हो गए जी. और हॉस्पिटैलिटी, वो तो आप प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि फूड जो है वो एक, दैट अरुण जी वाज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन फूड, ये उनके खुद के शब्द हैं प्रधानमंत्री जी के. और उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे सवाल किया था कि आप हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फूड फॉर यू एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो बहुत साधारण खाता हूँ, जो बनाए वो खाता हूँ और बड़े शौक से खाता हूँ, लेकिन बाहर गए मुझे बहुत वक्त हो गया, लेकिन अरुण जी के साथ जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, तो मैं जब भी उनके साथ जाता था, तो जिस शहर में जाते थे उनको पता होता था कि इस शहर में ये रेस्टोरेंट और उसके अंदर ये जो है डिश अच्छी है. तो मैंने तो खाना पीना जैसे कहाँ पे बाहर कैसे क्या होता है, वो अरुण जी के साथ ही होता था, और ये फैक्ट है. और प्रधानमंत्री जी ने कहा, और बाकी सब लोग हैं, आप देखेंगे बहुत लोग हैं, कि अरुण जी के घर पे जाना मीन्स आप किसी समय भी चले जाएंगे, आपको खाना मिलेगा. उनकी किचन 24 आवर लंच डिनर चलता था. और मैं आपको खुद बताऊं कि उनका जो generosity थी और hospitality came from the fact that the whole entire family loves food. So it is not that food is just a part of being hospitable. Food is something which is very very dear to the entire family. और अरुण जी को बहुत खास करके बहुत शौक रहा है. बाकी फैमिली के साथ मुझे इतना एसोसिएशन में कमेंट नहीं कर पाऊँगा, मगर मैं जब शाम को जैसे हम ब्रीफ करने जाते थे उनको कोर्ट के बाद अगले दिन के केसेस के लिए, कभी लॉयर हम, तो वो सुनते थे. उनके एक हाथ में कहीं से चाट आई होती थी, दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की, या बहुत अच्छा सैंडविच जो बनता है कहीं से, वो सैंडविच आया होता था. वो कुछ ना कुछ खा रहे होते थे या कुछ ना कुछ पी रहे होते थे, और आपकी बात सुन रहे थे. तो फिर जब बस कोई एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, तो वो एक में से पेन उठा करके ऐसा नोट करते थे बस अपनी फाइल पे. और लेकिन उनकी खाना उनके दिल पे जा रहा था, और जो आप बोल रहे हो वो दिमाग में जा रहा होता, ऐसा था उनका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. हाँ बिल्कुल. और वो जब उसके बाद अगले दिन आर्ग्यू करते थे, कोई नहीं सोच सकता था
कि आपने जब बोला है तो वो खा रहे थे, पता नहीं सुन रहे थे क्या नहीं है, तो उन्होंने तो 4 बार सिर्फ पेन उठाया. ही वॉज मोर वेल प्रिपेयर्ड देन यू. ही हैड अ रिमार्केबल मेमोरी. वो आपसे 3 सवाल पूछते थे. अब ये बता, इसको छोड़, वो बता, ये कहाँ लिखा है, अच्छा ये बता, ये हुआ था. 4 सवाल बस, ठीक है, फाइल बंद. He had the amazing ability to get a grasp of the matter and go to the complete root of the problem immediately. One, it comes with experience, but also because of the sharp mind. So he was an exceptional lawyer. He was a brilliant lawyer. Brilliant lawyer. His presence in the court when he argued, his aura, his ability to, his ability to persuade, is phenomenal. हमने तो बहुत कुछ सीखा है. आज भी मैंने देखा है कि बहुत So सारे what makes a lawyer special? Like वरुण जेटली जैसे lawyer special कैसे होता है? देखिए, एक लॉयर के लिए स्पेशल होने के लिए कई वजह होती हैं. मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो ये है कि यू शुड बी ग्रेट स्टोरी टेलर. कि आपको पता है ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन जज को वो कैसे पहुंचाना है, वो एक स्टोरी भी तो है ना. तो ही न्यू कि कहाँ से शुरू करना है और क्या कहना है. इट वॉज सो कन्विंसिंग. सो ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. और वो आपने पार्लियामेंट में देखा है. उसको आप ओरेटरी कह लीजिए, आप उनको वोकेबलरी कह लीजिए, आप उनको अमेजिंग स्पीकर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए. बट द फैक्ट इज दैट वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. पीपल listened with rapt attention when he spoke. And he spoke because, and why they listened was because storytelling consisted of facts presented in such a way that they rationally appeal to you. Right? तो वही स्टोरी टेलिंग है. तो आपका EQ भी स्ट्राइक करेंगे और IQ भी. दैट वाज हिज मास्टर. आई थिंक हिज. दूसरा, उनका जो पर्सोना है, बिकॉज कोर्ट में पर्सोना बहुत मैटर करता है. आपकी पर्सनैलिटी, आपका डिमीनर, हाउ यू आर ड्रेस्ड अप, योर बॉडी लैंग्वेज, योर कॉन्फिडेंस, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द अदर्स, हाउ रिस्पेक्टफुल यू आर टू द जज, confidence, all that is your demeanor. Right? That he was a package. Perfect. And third, brilliance in the sense memory. आप कोई point argue कर रहे हैं, उसको आप किसी भी और historical judgment और fact के साथ connect करना. And fourth, I think which very few people have, for example I don't, is his ability to tell an anecdote which was contextual to the प्रेजेंट मोमेंट. ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर ना. तो सब ये कहते हैं कि उनके पास जो एनेक्डोट्स होते थे, तब मीडिया तो उनके पास तभी तो घिरे रहते थे, क्योंकि ही हैड अमेजिंग एनेक्डोट्स एंड स्टोरीज टू टेल फ्रॉम द पास्ट. भूलते ही नहीं थे. आप बात कर रहे हो उस केस की, लेट्स से फॉर हाइपोथेटिकली शाह बनो केस की, आप वहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं. हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, नॉट दैट कि उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने बहुत सारे आर्ग्यू किए. तो अगर आप वो आर्ग्यू कर रहे हैं और आप उसके साथ 5 और ऐसी स्टोरीज कनेक्ट कर सकते हैं जो उस फैक्ट के साथ रेलिवेंट नहीं है, लॉ के साथ पॉइंट के साथ रेलिवेंट नहीं है, बट दे विल कॉम्प्लीमेंट योर एडवांसमेंट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट. क्योंकि वो सोशल फैक्टर है या इकोनॉमिक फैक्टर या कैसे, जैसे वो डॉट्स को कनेक्ट करते थे. दैट वाज वेरी पावरफुल. और मुझे लगता है कि एक समथिंग दैट आई थिंक केम अक्रॉस इज वेरी पावरफुल इन हिम anywhere was that he was a great human being. वो तो आपकी एनर्जी कैरी करती है ना. इफ यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, कंप्लीटली ऑनेस्ट, कोई मैलिस नहीं, कोई इलविल नहीं, कितना भी कोई कैसे भी बोलते, कोई गुस्सा नहीं. और मैंने उनको गुस्से होते देखा है एक बारी जब अरविंद केजरीवाल ने और कीर्ति आज़ाद ने इल्ज़ाम लगाया था DDCA वाले का. अदरवाइज पब्लिक में भी अगर आप देख लें, कोई भी कैसे भी इंटरव्यू हो, सुनते थे फिर जवाब देते थे. वो शुरू नहीं करते थे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, unless it's a press conference then you're supposed to start if you're telling something. बट उनका स्टाइल था, सुनते थे और सुन के जवाब देते. तो मीटिंग्स में भी और कोर्ट में भी हर तरह से सुन के फिर जवाब देना, और ठहराव से एग्रेसिव होते थे कोर्ट में, बट टू द एक्सटेंट वेरी डोमिनेट्स, वेरी मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट, बट इट वाज नेवर टू द पॉइंट ऑफ ऑफेंडिंग एनीबडी, इवन द जज और एनीबडी. कंप्लीट ग्रेट ऑब्जेक्टिविटी. हालांकि अपने क्लाइंट के लिए लड़ते थे तो हर तरह, लेकिन बता देते शाम को कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारा ये पॉइंट है, सब कुछ है, बट ठीक है. बट कोर्ट में वाज ब्रिलियंट. तो इन द 1980s उनका लॉ करियर भी इम्प्रूव हुआ, पार्टी पॉलिटिक्स में
कंटेन्ड रोल के अंदर थे, इन्वॉल्वमेंट थी पर इतना ज़्यादा राइज नहीं हुआ था. बट 1990s इज व्हेन दीज यंग टर्क्स राइज, एंड उसी फेज़ के अंदर अरुण जेटली जी अपने एकदम फुल ग्लोरी के अंदर, राम जन्मभूमि मूवमेंट के अंदर भी गुरुमूर्ति जी के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है. जी. Tell a bit about it before we jump into his tenure as the young minister in the Vajpayee government. जी. सो वाजपेयी जी के टाइम पे उनको इमीडिएटली जब सरकार बनी थी तो मिनिस्टर नहीं बनाया गया था. ही हैड टू वेट एंड पीपल वर क्वाइट सरप्राइज बिकॉज सब सोच रहे थे कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग उनको मिलेगा बिकॉज ही वॉज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और उनके स्पोक्स पर्सन होने की वजह से सब मानते हैं कि बीजेपी का अर्बन यूथ के साथ कनेक्ट बहुत हुआ क्योंकि ही कुड स्पीक इंग्लिश. आई एम टॉकिंग ऑफ जो उनका ट्रेडिशनल बेस था वो तो था ही बीजेपी का, बट वो इतना एजुकेटेड वाला नहीं था. जो एजुकेटेड यूथ के साथ जो कनेक्ट क्रिएट किया पार्टी में वो अरुण जी ने जब उनको पार्टी स्पोक्समैन बने तब से. एंड ही बीइंग अ लॉयर ऑब्वियसली ही न्यू द आर्टिकुलेशन. और फिर अरुण जी तब तक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके थे और उन्होंने वन ऑफ द यंगेस्ट. और जब वो बने तो वो भी बड़ी कहानी इंटरेस्टिंग है. जब वीपी सिंह जी ने उनको बताया कि आई वांटेड टू बी द एएसजी तो उन्होंने सबसे पहला अपने दोस्त को फ़ोन किया अरुण जी ने, मुकुल को, कि उन्होंने कहा है. तो मुकुल ने कहा कि बट यू नॉट अ डेजिग्नेटेड सीनियर, तो व्हेन यू गो एंड बिकम एन एएसजी तो यू शुड वेयर अ सीनियर वाला गाउन यार. सो मुकुल ने उनको अरुण जी को कहा कि आप प्लीज़ उनको कहो कि नोटिफिकेशन 24 घंटे डिले करते हैं प्रधानमंत्री को, वीपी सिंह जी को उस टाइम पे. तो उस समय के जो चीफ जस्टिस थे मुकुल उनको शाम को जाके मिले. उन्होंने कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर आवर हाई कोर्ट दैट अ यंग लॉयर इज़ गोइंग टू बिकम द लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, बट वी शुड सेंड हिम एज एएसजी टू सुप्रीम कोर्ट एज अ सीनियर एडवोकेट, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट. और आपके दर्शकों को बताऊंगा कि जो सीनियर एडवोकेट लॉयर्स के अंदर एक कैटेगरी होती है सीनियर एडवोकेट, जिसको हर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट, अब तो रूल्स बदल गए हैं थोड़ा, जितने फुल कोर्ट होती है सारे जजेस मिल करके बैठ के डिसाइड करते हैं. ऑलमोस्ट कई जगह यूनानिमस वोट से होता था, कई जगह मेजॉरिटी वेट से होता था, बट दिल्ली में हमेशा मेजॉरिटी वेट से रहा है, यूनानिमस रहा है. तो वो कहते हैं तो वो सीनियर्स का एक पर्टिकुलर होता है कि उनको गाउन एक सेपरेट होता है और वो सीनियर्स फिर अपने खुद के वकालतनामा साइन करके केस फाइल नहीं कर सकते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं जूनियर लॉयर्स और वो आर्ग्यू करते हैं. बट इट्स अ ग्रेट रिकॉग्निशन ऑफ लॉयर बीइंग सक्सेसफुल एंड हाईली रिगार्डेड बाय द जजेस. तो मुकुल जी ने जाके कहा यही बात, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो मानते थे कि इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, इज़ अ यंग वेरी ब्राइट ब्रिलियंट लॉयर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट एज एएसजी. तो उन्होंने सब जजेस ने बात करी, उन्होंने अगले दिन सुबह मीटिंग करी, फुल कोर्ट मीटिंग, और उन्होंने वहाँ पर उनको सीनियर डेजिग्नेट कर दिया और उनको गाउन मिला. उसके बाद नोटिफिकेशन हुई और वो एएसजी बने एज अ सीनियर एडवोकेट, वन ऑफ द यंगेस्ट, एंड फॉर whom मुकुल facilitated this gown. And Mukul has said that also in a couple of interviews that this is how it happened. Yeah. So you imagine Arun Jaitley ji ki itni sari kahaniyan. There's so many people involved in his life, and so many people who eventually made a great name for themselves. They were so deeply and intimately involved, and that constellation of stars around Jaitley ji. So मैं आपकी बात का जवाब अब दूंगा. वाजपेयी साहब के टाइम पे तो उनको शुरू में नहीं बनाया गया था, बाद में उनको लाया गया. तो सबसे पहले उनको डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया गया एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट. और डिसइन्वेस्टमेंट बीजेपी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एजेंडा था उस टाइम पे, और प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब के भी दिल के बहुत करीब था, और वो चाहते थे कि इस में जो कैपिटल लॉक्ड है उसको अनलॉक करें ताकि वो और रिफॉर्म्स के लिए यूटिलाइज हो सके. तो अल्टीमेटली अरुण जी को फिर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लाया गया और उनको ये जिम्मेवारी दी गई, और वो उन्होंने इतने अच्छी निभाई कि कुछ ही महीनों में उनको फुल फ्लेश्ड कैबिनेट दे दिया गया. और उसके बाद आपको पता है कि राम जेठमलानी जी के साथ थोड़ा सा
चीफ उस समय के चीफ जस्टिस वर्मा के साथ थोड़ा टेंशन हुआ था, जिसकी वजह से राम जेठमलानी जी ने रिज़ाइन किया। तो वो भी पोर्टफोलियो अरुण जी को मिला। और फिर आपको शायद मैं बताऊंगा कि आपको याद होगा कि जयललिता जी मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु में, तो उन्होंने करुणाकरन जी को और इनको 2-3 लोगों को अरेस्ट किया था, इंक्लूडिंग जिसमें उस समय के जो कॉमर्स मिनिस्टर थे उनके पार्टी के, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया था। और इस वजह से उस मिनिस्ट्री का चार्ज भी, कॉमर्स का भी, अरुण जी को देना पड़ा। तो मैंने आपको इसलिए बताया बात कि उस तीनों मिनिस्ट्रीज़ में मेजर रिफॉर्म हो रहे थे। डिसइन्वेस्टमेंट में पूरा डिसइन्वेस्टमेंट का हो रहा था, और अरुण जी ने फाउंडेशन ले किया। उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई, डिसइन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट्स, रूल्स सारे टोटल बनाए, क्योंकि आसान नहीं था। लेफ्ट पार्टीज बहुत अपोज कर रही थी, विद इन बीजेपी बहुत अपोजिशन थी कि आप पब्लिक सेक्टर को क्यों ऐसे डिसमेंटल कर रहे हैं। बट मेजर डिसइन्वेस्टमेंट हुई उस पीरियड में भी अरुण जी के मंत्रालय में होते हुए। एज अ लॉ मिनिस्टर उनकी पॉलिसी, उन्होंने नरसिम्हा राव जी का और डॉक्टर मनमोहन सिंह का बिल्कुल आगे ले जाने का काम किया, क्योंकि उनको पता था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ईज़ ऑफ एंटरिंग द बिजनेस, एंड ऑल्सो ईज़ ऑफ डूइंग द बिजनेस वंस यू एंटर। सेकेंड इज़ that you should be able to compete with the other businesses without state controlling that competition. The free trade जिस तरह से होता है. And third is easy exit, which is insolvency law. कि आप troubled business हैं तो आपको एक dignified exit मिल जाना चाहिए, जिसमें आप maximum अपनी value को preserve कर सकें exit में, destroy ना हो, वो लंबा ना हो process. तो as a law minister उन्होंने कंपटीशन लॉ को आगे लेके गए, विच वाज, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो उन्होंने बहुत किया कि कंपनीज एक्ट में रिफॉर्म्स हुए, वो तो पिछली गवर्नमेंट से होने शुरू हो गए थे, तो उसको आगे लेकर के जाना शुरू किया उन्होंने। बट कंपटीशन लॉ, हालांकि ये यशवंत सिन्हा जी ने उस पर काम करना शुरू कर दिया था उससे पहले, लेकिन ये अल्टीमेटली लॉ मिनिस्टर में आके बात है, क्योंकि वो तो फाइनेंस मिनिस्टर के उस पर कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली तो लॉ मिनिस्टर का बेबी है ये। तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, और प्रणब मुखर्जी, जहाँ तक मुझे याद है, प्रणब मुखर्जी उस कमेटी के चेयरपर्सन थे, जिसको इस सेलेक्ट कमेटी को, यस स्टैंडिंग कमेटी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जिसको ये रेफर हुआ था। और बहुत डिबेट हुई पार्लियामेंट में, क्योंकि कंपटीशन लॉ भी आप MRTP एक्ट डिसमेंटल कर रहे थे, आप बिल्कुल ओपन कर रहे थे फ्री मार्केट इकोनॉमी की कंपटीशन हो सकता है, स्टेट की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो उस में प्रणब मुखर्जी ने बहुत तारीफ़ की अरुण जी की कि क्या ब्रिलियंट परसुएशन थी पार्लियामेंट में सबको, और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये तो सारा मेरा रिसर्च है जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स से वहाँ पर। और फिर इंसॉल्वेंसी लॉ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया, कि उन्होंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि इंसॉल्वेंसी रिफॉर्म होना चाहिए, और जो 2016 में आकर के उन्होंने उसको अल्टीमेटली वो मैनिफेस्ट हुआ IBC, इंडियन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में। और वहाँ पर अर्जुन उन्होंने इतनी फार साइटेडनेस दिखाई कि जो आज हम नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की बात करते हैं, NCLT, वो उस समय की बात है, वहाँ कंसीव हुआ था वो, क्योंकि उस समय वो एक कॉर्पोरेट लॉ डिस्प्यूट के लिए अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म हो, इस तरह से एक यूनिफाइड हो, क्योंकि पहले सेकंड इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट में एक अलग होता था, वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट के अंडर होती थी, कई चीज़ें अलग अलग लॉज थे, तो उन्होंने कहा कि एक सिंगल बनाते हैं। वो फार साइटेडनेस उनकी है, हालांकि उस समय इराडी कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी, और उन्होंने इस पे अच्छा काम किया, जैसे मैं आपको बताऊं, तो आगे ले जाने के लिए, तो वो भी उसकी नींव भी वहीं पे उन्होंने रखी। और फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री में तो आपको पता ही है कि सारा WTO वाला, तो उस समय तो सारा डिबेट ही WTO का था, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और सब कुछ हो रहा था। तो अरुण जी गए, और मैंने बहुत डिटेल में लिखा है उसमें विस्तार में कि किस तरह से एक सिंगापुर कन्वेंशन होती थी, जो या सिंगापुर रूल जिसकी बात होती, तो वो डिटेल कॉम्प्लेक्स है, मैं वो किसी समय और भी चर्चा कर सकते हैं। इनफैक्ट ये तो मैं आपसे तो दरखास्त करूंगा कि एक और सेशन हम रखें जी, क्योंकि हिज कंट्रीब्यूशन एज अ मिनिस्टर एंड आल्सो एज अ पार्टी पर्सन, a leader from 2004 to 14, he was amongst those few leaders in Delhi
जिन्होंने रोक के रखा पार्टी को, ऐसे स्ट्रेंथन करते रहे, क्योंकि संघ अपना काम कर रहा है, संगठन अपना काम कर रहा है, पर दिल्ली के अंदर जो एक केंद्र बनाकर वहां पर बेस को स्ट्रॉन्ग करना, वो अरुण जेटली जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है. तो दैट ऑफ कोर्स, एंड देन व्हाट वाज हैपनिंग लाइक आफ्टर 2014 एज ए मिनिस्टर, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, दैट डिजर्व्स अ ग्रेट कन्वर्सेशन. डीमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, इंसॉल्वेंसी कोड हो, बहुत सारी चीजें हैं. डिजिटल इकोनॉमी दैट्स वेरी क्लियरली, यू नो, देयर his watermark is spread across all those sheets. और इवन मैं तो कहूँगा अर्जुन कि ऐसे रिफॉर्म जो उनके मंत्रालय के नहीं थे, उनमें भी उनको बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री उन पे बहुत डिपेंड करते थे. और This relationship started in the 1990s, I believe. क्योंकि 1990s में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैक इन द डे पहले संघ कार्यकर्ता, फिर संगठन में आए, फिर संगठन से पार्टी गुजरात के अंदर एक कोतवाल मचा हुआ था, जिस वजह से he came to Delhi, national secretary रहे, and then he became the general secretary organization. This was all happening in the mid 1990s onwards. This is also the time when Arun Jaitley ji amongst the other young Turks वो rise कर रहे थे पार्टी के अंदर. Arun Jaitley ji was the leader, was as a lawyer, you know, representing Vajpayee ji और Advani ji in the Babri. हाँ, वो बाबरी तो थोड़ा बाद में हुआ. उससे पहले अरुण जेटली जी पार्टी स्पोक्स पर्सन थे, तो मीडिया की ब्रीफिंग सारी वो करते थे. तो जब राम जन्मभूमि रथ यात्रा हो रही थी, तो मोदी जी की जिम्मेवारी थी गुजरात में रथ यात्रा का पूरा राउट डिसाइड करना और उसको ऑर्गेनाइज करना. और वो अरुण जी का काम था कि उसकी ब्रीफिंग करना डेली मीडिया को कि आज ये है, कल ये होगा. तो वहाँ मोदी जी और अरुण जेटली जी की भेंट, इंटरेक्शन हुआ, और वो इंटरेक्शन एक लगभग दोस्ती में बदल गया था. हालांकि जो दोस्ती की शुरुआत हुई जब गुजरात में डेवलपमेंट्स हुई, जब मोदी जी को जिम्मेवारी दी गई कि अब गुजरात से बाहर देखिए, तो वो दिल्ली आए और फिर उनको हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सारा देखते थे. तो दिल्ली में उनका गढ़ था, और तो दिल्ली में जब वो गढ़ था, और अरुण जी भी उस समय मंत्री भी थे, और अरुण जी अपने घर में रहते थे, उन्होंने अपना घर रखा हुआ था. तो वो उन्होंने मिनिस्ट्री, वो जो उनको गवर्नमेंट बंगलो अलॉट होता, तो वो नहीं लिया था. 9 अशोका रोड में जो बीजेपी का ऑफिस था उसके साथ वाला, तो वहाँ मोदी जी रहते थे, और उस समय उनका बड़ा इंटरेक्शन उनके साथ हुआ, वहाँ दोस्ती हुई. तो जब वो दिल्ली में होते थे, इनके साथ प्रधानमंत्री जी घर पे आते थे, संगीता जी के साथ खाना खाना, बैठना जैसे होता था, और वॉक्स में भी बात होती थी. और अरुण जी से वो दिल्ली में उनकी इंटरेक्शन होती रही, मोदी जी और अरुण जेटली जी के. तो वो अरुण जी तो क्या था कि जब क्योंकि दिल्ली की पॉलिटिक्स एक बहुत डिफरेंट पॉलिटिक्स है स्टेट से, और अरुण जी उसमें माहिर हो चुके थे. तो सेंटर प्लेयर्स, स्ट्रीट प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, और क्योंकि सेंटर में तो फिर सारा आके रुकता है, लेकिन सेंटर की पॉलिटिक्स सच क्या है, वहाँ पर क्या प्ले करते हैं फैक्टर्स, तो वो मोदी जी अरुण जी से इंटरेक्शन में करके समझ रहे थे. और अरुण जी उनसे गुजरात की पॉलिटिक्स को बताते थे, जो स्टेट की पॉलिटिक्स समझते थे, और गुजरात की पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स थी उस टाइम पे. केशु भाई पटेल और सब लोग जैसे भी थे, और उस समय वहाँ पे जो है सेंट्रल लीडरशिप ने मोदी जी को कहा था कि आप गुजरात से बाहर रहिए, दूर रहिए. तो यहाँ से उनकी दोस्ती अच्छी शुरू हुई, और घर आना जाना और खाना भेंट और फैमिली से, तो वो हुआ. और फिर सडनली हमें पता है कि 2002 में उनको गुजरात में चीफ मिनिस्टर भेजने की बात हुई. कमाल की बात है, मतलब 2 मिनट अरुण जेटली जी सेंट्रल मिनिस्टर बन गए, और मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए. तो वो उस समय अडवाणी साहब ने और अरुण जी ने वाजपेयी साहब से कहा कि हमें भेजना चाहिए है मोदी साहब को एज ए चीफ मिनिस्टर गुजरात में, क्योंकि गुजरात में इट वाज स्लिपिंग अवे फ्रॉम बीजेपी, you know, and therefore they wanted somebody like him, and everybody felt, और वाजपेयी साहब माने. तो उसमें वो मुख्यमंत्री बन के चले गए वहाँ पर, और ये यहाँ पर ऑब्वियसली मिनिस्टर थे कैबिनेट में, आपने जैसे कहा. तो
फिर ऑब्वियसली इंटरेक्शन और शुरू हुआ, तो दोस्ती बनती गई। और फिर 2002 हुआ और सडनली देयर वाज अ डिमांड फॉर मोदी साहब्स रेजिग्नेशन। पार्टी में एकदम हलचल हो गई, एंड दैट वाज द टाइम व्हिच इज़ अ मैटर ऑफ ऐसे इस हिस्ट्री एवरीबडी नोज दैट अरुण जी स्टूड लाइक अ रॉक विद मोदी जी कि नहीं, यू आर नॉट टू बी रॉन्ग, यू आर नॉट टू बी रिमूव्ड। और उन्होंने उनके साथ पूरा उनका साथ दिया। और वो तो खैर इस वेल डॉक्यूमेंटेड कि जब उस गोवा में मीटिंग हुई बीजेपी की, तो वहाँ पर जब देयर वाज लॉट एक्सपेक्टेशन कि मोदी साहब का यहाँ पे रिजिग्नेशन होगा, ही विल फेस अ टफ टाइम देयर, और ये एक्सपेक्टेड था। और मोदी साहब ने भी मन बना लिया था कि मैं रिज़ाइन करूँगा। बट अरुण जी फ्लू टू अहमदाबाद, और लोग कहते हैं, तो उन्होंने पूछा मीडिया ने कि आप इस समय क्यों जा रहे हैं, आप तो गोवा जाना चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, वहाँ से तो मैं अपने काम से जा सकता हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी में। पर वो दोनों फिर साथ आए वापस गोवा एक बार। और बहुत लोगों ने लिखा है इसमें, इंक्लूडिंग उनकी कुछ बायोग्राफीज़ में भी। मैंने कम से कम 9-10 पढ़ी हैं जो क्रेडिबल, एक दो हिंदी में, बाकी इंग्लिश में मोस्टली बताओ, जिसमें लिखा है क्लियरली कि अरुण जी ने उनको परसुएड किया कि बिल्कुल नहीं, आप रिज़ाइन करेंगे। और क्या स्ट्रेटजी होगी गोवा की, वो डिसाइड हुई। और एक प्लेन में जिसमें अडवाणी साहब और वाजपेयी साहब इकट्ठे आ रहे थे, वहाँ ही डिसाइड हो गया था मोरलेस कि इस्तीफ़ा आएगा मोदी साहब का। लेकिन वहाँ पे जो है अरुण जी की जो पूरी उन्होंने चाणक्य नीति बनाई थी, तो वहाँ तो रेजोल्यूशन जो पास हुआ, तो वो ये हुआ इतना थम्पिंग मेजॉरिटी से दैट ही विल स्टे ऑन एंड वी आर रॉक बिहाइंड हिम एंड ही हैज़ डन नथिंग रॉन्ग, दैट इज़ हाउ इट इज़। और मोदी जी ने जाके फिर रिज़ाइन किया कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा। और उस समय इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोर्ड गए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन डिसाइड इशू रेज किया था उन्होंने कि 6 महीने रह गए हैं डिसॉल्व करने में, तो मैं इलेक्शन क्यों करूं अभी। इलेक्शन फिर जो 6 महीने के बाद कर सकते हैं, आप डिसॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, कि कैसे होगा, तो बहुत डिबेट हुई। और अरुण जी ने अगेन, ही वाज द वन पर्सन हु स्टूड बिहाइंड हिम। अल्टीमेटली प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तो जो है आंसर ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सवाल उठता नहीं है, सवाल डिफरेंट है। बट अल्टीमेटली उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि वाई शुड यू वेट फॉर सो लॉन्ग, होल्ड द इलेक्शन इमीडिएटली। इट वाज लाइक एडवाइस एंड द इलेक्शन वाज हेल्ड एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो। जीत के आए मोदी साहब। और क्या ये कमाल की बात ये है, आई I think we've been speaking for a little more than an hour. I mean, easily, conveniently. Yep. जी। And there's still so many stories to go. एंड वी शुड टॉक अगेन। Yes, I think क्योंकि रिफॉर्म्स वाला पार्ट एंड हाउ अरुण जेटली जी वाज एबल टू मैन्यूवर पार्टी politics, organization politics and the government to ensure some groundbreaking reforms that happened. and of course through Yeah. your book you've also covered multiple of these interactions कि तब जेटली जी ने ऐसा किया, तब जेटली जी ने ऐसा किया, and I think that requires another We should. And what we could do also is, of course, we should talk about the reforms as a standalone, because वो बहुत important है, क्योंकि आगे जाने के लिए भी, क्योंकि lot is his absence is being felt in taking many of these reforms forward. तो उसको हम अलग बात करेंगे। बट मैं चाहूँगा कि इस समय अगर हम एक छोटा सा एपिसोड और करें, क्योंकि जब अब की बार मोदी सरकार से लेकर के पिचिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी एज a prime minister candidate, there also Arun Jaitley had a tremendous role to play. और वो कुछ nuances भी हैं मेरी किताब की जो मैं शेयर करना चाहूँगा। the stage is yours, sir. Yeah. वो वाला इतना इंटरेस्टिंग aspect. I don't want to miss that. ये स्ट्रैटेजी हो गई थी कि ठीक है, मोदी साहब ने फिर No, let me bridge it. So 2004-5 में nobody was expecting India Shining campaign failed जी। and NDA सरकार गिर गई थी, जी। वाजपेयी जी हार गए थे। एक बहुत बड़ा शॉक था बीजेपी के लिए।
अगले 10 साल कांग्रेस रही, यूपीए 1, यूपीए 2. यूपीए 2 वाज मार्क्ड बाय स्कैम्स, स्कैंडल्स, जी, जी। corruption galore, and of course the internal security situation was in tatters. उस फेज के अंदर गुजरात कंसिस्टेंटली मोदी जी के राज में आगे बढ़ रहा था. And we've seen ke through his leadership, and he moved away from just Gujarat issues, and essentially veering towards reforms, and a lot of these reforms happened, and as a consequence 2014 के रन अप में देखते हैं there's conversations about good governance. And that being said, तो जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, more or less stage धीरे धीरे खुलने लगा that he could be the prime ministerial candidate. But there were many leaders already in Delhi who were perhaps vying for that position. Aspirant for that, yeah. So and of course many people who were in the same age bracket also. Yeah. So how did this happen? What was Jaitley ji's role in it? So मुझे नहीं पता, ये तो मोदी साहब ही बता सकते हैं कि उनकी खुद की एस्पिरेशन थी क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए, और अगर उनके साथ किसी ने जिक्र किया कि आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं तो वो कब हुआ, ये बताना बहुत मुश्किल है, ये तो खुद वो बता सकते हैं. मगर ये ज़रूर मेरी रिसर्च कहती है कि अरुण जेटली जी ने जब गुजरात का 2002 के बाद या 2003 के बाद जो दूसरा इलेक्शन जीता, उसके बाद उस दौरान तक अरुण जी कन्विंस हो चुके थे दैट ही इज़ the potential candidate for the Prime Minister of India from the party. और ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में, आई थिंक शायद डिप्टी एम्बेसडर थे या सीनियर कोई यूएस एम्बेसी से किसी ने उनको इंटरव्यू किया था, और उसमें उन्होंने गुजरात राइट्स की भी बात करी थी और सब कुछ किया था, बिकॉज यूएस ने आपको बताया उस समय वीज़ा रिवोक कर दिया था. तो उस दौरान उस चर्चा हुई थी, तो वहाँ उन्होंने हिंट किया था, और मैंने उसका कोट भी दिया है और उसका सोर्स भी दिया है कि अरुण जी ने कहा था कि ही कुड प्रोबेबली बी द लीडर ऑफ दिस कंट्री इन दैट सेंस एज अ प्राइम मिनिस्टर. तो वहाँ उनकी सोच तो आ गई थी. और जब वाइब्रेंट गुजरात ने एक इकोनॉमिक ऑल्टरनेट मॉडल और गुड गवर्नेंस की बात करी, तो ये भी क्लियर होना शुरू हो गया था दैट ही इज़ नॉट जस्ट अ पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर, बट ही इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ गुड गवर्नेंस. एंड देयरफॉर द एंटायर फोकस नैरेटिव वाज नाउ ऑन गवर्नेंस. और 2002 को लोग भूल गए थे. ऑब्वियसली कुछ मीडिया था जो उसकी बात कर रहा था, कुछ लोग बात करते थे, कांग्रेस बात कर रही थी, बट उनका जो गवर्नेंस है वो आगे हो गया था. और उसके बाद जब, जैसे आपने कहा कि 2013, जब आप देखेंगे कि 5 साल जब वो अपोजिशन के लीडर रहे, अगर आप स्पीचेस देखेंगे अरुण जी की, तो वो 5 साल में उन्होंने एक बहुत सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही नुआंस्ड वे में, जब वो यूपीए 2 को अटैक कर रहे थे और अपनी पार्टी की क्रेडिबिलिटी बना रहे थे, वो गुजरात मॉडल की बात करते रहे साथ साथ. तो वो धीरे 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 कन्विंस कर रहे थे नेशन को, बिजनेस फ्रेटर्निटी को, इकोनॉमिस्ट को, दैट यू नीड टू गिव अ डीपर लुक टू हिज इकोनॉमिक मॉडल, और साइट करते थे डिबेट्स में. तो धीरे धीरे उसमें उन्होंने उनको ऑलरेडी एक क्लियर पोटेंशियल कैंडिडेट विदाउट इवन नेमिंग करना शुरू कर दिया था. और जब 2013 में जब एक्चुअल बात आई, तो वो उनके साथ खड़े हुए, बावजूद इसके कि बहुत लोग नाराज़ थे कि देयर वर मेनी अदर पीपल including one of the tallest leaders who's alive today, who was the given candidate. तो लेकिन जो यूथ की बात, पॉपुलैरिटी की बात की और इकोनॉमिक मॉडल की भी बात करी, वो उस समय अरुण जी के लिए बहुत आसान हो गया कन्विंस करना, बिकॉज उन्होंने ग्राउंड वर्क 5-7 साल में कर दिया था. और जब नाम आया मोदी जी का एकदम,
तो सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए, क्योंकि वो ग्राउंड वर्क ऑलरेडी डन था, उनको 2013 में शुरू नहीं करना पड़ा। ये उस अरुण जी की मास्टर पॉलिटिकल मूव थी। और मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नहीं हूँ, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर नहीं हूँ, बट यू नो आई थिंक somebody who does research and somebody who does analyze it and can rationalize it as a lawyer, it was very apparent कि वो 5, 7, 8 साल से अरुण जी इस पे काम कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि मोदी साहब उनके साथ जुड़े थे इस पूरी पुश में कि नहीं, ये कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी दोनों की थी कि नहीं, बट अरुण जी का तो ये बिल्कुल क्लियर कैलकुलेटेड था कि 5-7 साल में उन्होंने गुजरात और नरेंद्र मोदी जी को एक तैयार करके कैंडिडेट खड़ा कर दिया था कि जब वो हों तो कोई ना कर सके, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, बिजनेस वाइज, कोई भी, सब। एंड कपल विद द फैक्ट दैट पीपल वर फ्रस्ट्रेटेड विद यूपीए 2, ही जस्ट इमर्ज्ड। एंड ऑफ कोर्स कैडर तो था ही, आई मीन it cannot happen without those things. Yes, but ये clear है कि it was Arun Jaitley जी who was working towards it. That's right. और फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली मानते हैं कि अमित शाह जी ने completely, जब कैंडिडेट अनाउंस हो गया तो अमित शाह जी also completely took over the political strategy alongside अरुण जी, और यूपी जो है अमित शाह जी को दिया गया कि आप संभालें। और फिर जो कैंपेन है वो 4-5 लोगों को दिया गया, जिम्मेवारी अरुण जी की थी। और मैंने बहुत डिटेल में लिखा है कि पीयूष जी के साथ मिल करके एक वॉर रूम सेटअप किया गया खान मार्केट में, एक होटल में, और Which hotel? एम्बेसडर में होगा ऑब्वियसली, बिकॉज खान मार्केट में तो वही क्या होटल है। तो उसके बाद वहाँ पर पूरा निर्मला सीतारामन जी, पीयूष जी और अरुण जी की पूरा ऑब्वियसली, और ऑब्वियसली अमित शाह जी भी बहुत इन्वॉल्व थे, कि कैसे पूरा एक एक कैंपेन, एक एक स्लोगन, चाहे वो आपकी बार मोदी सरकार से लेकर के एक एक वीडियो जो रिलीज़ हुआ, एक एक कैंपेन का कोई भी एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुआ, एवरीथिंग वाज साइंड ऑफ बाय देम। और मैंने उसमें बहुत टाइम स्पेंड किया। आप देखेंगे कि किस किस चीज़ पे कितनी बारीकी पे हुआ है। और अनिल जी वॉज कम्प्लीटली हैंड्स ऑन देयर, क्योंकि मोदी साहब तो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे ना अभी भी, वो इतना टाइम दे नहीं पा रहे थे, तो वो वहीं से चला रहे थे। और ही वॉज कम्प्लीटली रिलायंट ऑन 2 पीपल, प्राइमरीली अमित शाह जी एंड अरुण जी। अरुण जी ने दिल्ली संभाली हुई थी, वो पॉलिटिक्स वो पूरा वो करके, और अरुण जी ऑब्वियसली उससे पहले कर्नाटका के इंचार्ज, आपको पता था, कर्नाटका, बिहार, पंजाब, जम्मू, उत्तराखंड, ये सब में उनका इतना बड़ा रोल, मध्य प्रदेश, तो इन्होंने इतने इलेक्शन जिताए थे अरुण जी ने इतने, तो वहाँ तो उनका पूरा था ना। तो ये स्टेट्स तो अरुण जी के भरोसे छोड़े ही हुए थे, लेकिन यूपी सबसे इम्पोर्टेंट था बिसाइड्स दिस, और वो अमित शाह जी देख रहे थे और उन्होंने कमाल करके दिखाया। तो अब पता है कि like they say, the rest is history. Yeah, the rest is history, yes. Well, very interesting. I think, Sumanji, you have to allow me and give me another opportunity to discuss the book with you, because itne abhi to we have not even scratched the surface. We've not even gone into reforms, we've not gone into the work that he did and the repercussions and how it laid a अमृतसर कैसे हारे, अमृतसर कैसे, क्या वजह थी, फिर कैसे वो ग्राउंड ले किया गया फॉर एसेंशियली विकसित भारत। आई रिमेम्बर 2019 में सभी जगह, आई थिंक द एंटायर कंट्री वाज इन शॉक, पर आई थिंक अरुण जेटली जी ने अपनी पूरी लाइफ और उनकी लेगेसी तो उन्हीं के मेंटोर किए हुए लोग हैं, और उनकी पूरी लाइफ एसेंशियली शायद एक तरीके से, जिस तरह से मैं भी देखता हूँ फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम, और फिर वेयर आई थिंक कि कमी है, या मैं भी मतलब खोज में रहते हैं ना मेंटोर्स की, हमेशा बस इसी बात पे आता है कि अरुण जेटली जी ने जिस तरह से मेंटोर किया है ना, दैट इज रिमार्केबल। सो कांग्रेचुलेशंस सर, थैंक यू। It reads very well. I have enjoyed reading it. Let's meet again in a couple of days and discuss Arun ji's work as a minister, and how he managed or he gave shape to economic agenda of the party, how he shaped public opinion on many issues, how remarkable as a speaker he was in the parliament, and in a time where many of these things, debates in the parliament are not
as civil or as remarkable as they were back in the day, अरुण जेटली जी को सब इतना fondly याद करते हैं for the impact that he had within and outside the parliament as well. So thank you very much for writing this book. My pleasure. Congratulations Yeah, again. thank you for talking to me, Please, Arjun. let's speak soon. We will do that, Arjun, and I enjoyed talking to you. और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे जरूर. Thank you very much. Thank you so much.